टू फिजिक्स का पेपर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम वाले प्रश्नों को, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन हो गया कूलाम का नियम, आपका इसी प्रकार से हो गया क्वेश्चन भाई कोई बायो सवाल्ट का नियम हो गया, किसी प्रश्न में किरचॉफ के नियम पूछ लिया। तो ऐसे जितने भी आपके संपूर्ण बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, एक ही वीडियो में आपको मैं कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग टॉपिक के साथ साथ इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी तैयार करते जाओ, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो होती जाएगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको देखो जान लो थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो आपको यहां पर टोटल 9 यूनिट पढ़नी है, ठीक है, या अगर हम बात करें नए सिलेबस की, जिसमें से आपको ये सारी की सारी जो दिख रही है 9 यूनिट से ही आपका क्वेश्चन पूछेगा और इन्हीं से आपको मैं संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला नियम आपका शुरुआत में ही पहले चैप्टर से पूछता है कूलाम का नियम, ठीक है। अब ये नियम तो भाई लगभग हर एक बच्चे को आता ही होगा। तो देखो इस तरीके से कुछ आपको यहां पर एक डायग्राम बना देना है, मतलब कि यहां पर आरेख जो कि आपको दिख रहा होगा, 2 बिंदु आवेश है, यहां पर एक Q1 है एक Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या है, स्मॉल r है। और आप यहां पर इन बिंदुओं का नाम भी दे सकते हो, चाहे A और B, है ना, इस प्रकार से। तो इसमें ये नियम कहता क्या है, तो चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलाम, यानी कि जो कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दिया था। तो उन्होंने बताया कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कहता है कूलाम का नियम। अब देखो पहला नियम, पहले शर्त के अनुसार कह रहा है कि जो आपका 2 बिंदु आवेशों के बीच बल लग रहा है, यानी कि F, वो क्या होता है, आवेशों के बीच के जो गुणनफल है, ठीक है, आवेशों के बीच का क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यहां पर Q1 Q2 यहां पर गुणनफल में और अनुक्रमानुपाती है, तो ये इस प्रकार का साइन रहता है और ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है इन दोनों के बीच की क्या है, स्मॉल r है, तो इनके बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, अर्थात यहां पर 1/r² हो जाएगा। वर्ग यानी कि r² और व्युत्क्रमानुपाती के लिए आपको क्या कर देना है, 1 के बटे में लिख देना। इस प्रकार से 2 समीकरण दोनों को मिला के लिखोगे तो यहां पर ये बनेगा F, और यहां पर अनुक्रमानुपाती में Q1 Q2 और बटे में व्युत्क्रमानुपाती में आपका r²। ये साइन हटाएंगे तो यहां से आपका एक के नियतांक जुड़ेगा, जिसका वैल्यू आप यहां पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² इस प्रकार से लिख सकते हो। ये बन जाता है क्या है आपका कूलाम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट नियम पे आते हैं भाई। अगला नियम यहां से आता है जो कि आपने कक्षा 10वीं में भी इसको पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ओम का नियम। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, कभी कभी हो सकता है 1 नंबर में पूछ लेता है ना। वैसे ये श्रांति काल और अनुगमन वेग के आधार पर ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको सिंपल से अगर पूछे तो देखो इसको ऐसे लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप हो गया है ना, जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको कह रहा है नियत रखा जाए, है ना, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। धारा के विभवांतर क्या होगा, प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती रहेगा। और इसमें आप इसको हटाओगे तो यहां पर R नियतांक जुड़ जाता है, जो कि R क्या है, आपका प्रतिरोध है एक प्रकार से चालक का, ठीक है। जैसे कि चालक है आपके पास, इसमें धारा I प्रवाहित है, तो इस पे जो विभवांतर लगे यानी विभव होगा सिरों के बीच, वो धारा I के समानुपाती होगा। और इसमें जो आपका प्रतिरोध प्रवाहित है, यानी कि जो मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले को ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, रुकावट जो बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपको ये बना देना, ठीक है। ये आपका ओम का नियम होता है। इसके बाद आपको अगला नियम तैयार करना है एम्पियर का नियम। सारे नियमों को देखेंगे पूरा क्रम से अच्छे तरीके से, इस वीडियो से बाहर नियम नहीं पूछेगा, ये मैं बता रहा हूं। तो चलो एम्पियर का नियम क्या कहता है, देखो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा है ना, गॉस की प्रमेय जो बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं लाऊंगा वीडियो को। तो इसके कह रहा है कि उसी के समान है, मतलब कि जिस प्रकार से गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, वैसे ये भी नियम है, ठीक है। तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, यानी वेक्टर B और डॉट dl, इसका रेखीय समाकलन मतलब समाकलन का चिन्ह और बंद पृष्ठ के लिए कह रहा, तो अर्थात यहां पर आपको ये जो समाकलन में गोला टाइप दिख रहा है, ये बंद वक्र के लिए है, ठीक है। द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये इस प्रकार से होता है आपका एम्पियर का नियम, जो कि यहां पर आपको ऐसे
इसको दर्शा देना है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। और ये पहला नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले नियम पर। अगला नियम आपके पास आता है फैराडे के नियम, और इसमें दो नियम आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या कहता है फैराडे का नियम। तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद है तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ये होता है प्रथम नियम, ठीक है। इसके बाद दो नियम इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि डेल्टा टी समय अंतराल यानी कि समय की परिवर्तन की दर, ठीक है, के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और जहां पर डेल्टा टी अगर हम जीरो कर दे इसको, तो यहां से देखो ये दूसरा भी दिया है, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, यन का ये फेरों की संख्या होती है ना, कोई कुंडली होगी उसमें फेरे होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर एन, और जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर माइनस, इसका क्या मतलब है, तो नीचे लिखा गया देखो ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम। फैराडे के नियम भी आपको तैयार करने हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट नियम क्या है भाई, अगला नियम है लेंज का नियम, ठीक है। तो लेंज का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया है कि ये वीडियो आपको, ऐसा वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। अब इस वीडियो के बाद बहुत सारे जो है वीडियो आएंगे, आप देखोगे भी, लेकिन इसको अगर आप करके जाओगे तो मैंने बहुत सारे नियमों को छांट करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने यहां पर इस वीडियो में लिया है, और ये इससे बाहर आएंगे भी नहीं, ये भी कह रहा हूं, ठीक है। अगर नियम वाले क्वेश्चन बनते हैं, और बनते हैं लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो लेंज का नियम क्या कहते हैं, देखो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यहां पर देखो आपके पास एक दंड चुंबक है, चुंबक जानते हो, इसमें साउथ पोल यानी कि एक दक्षिणी ध्रुव है और एक नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं ना। अब ये क्या है, एक कुंडली है, यहां पर धारा मापी लगा है, इसमें धारा प्रवाहित है, प्रेरित धारा। अब आप क्या करते हो, जैसे चुंबक को पास लाते हो, ठीक है, चुंबक को कुंडली के पास लाते हो, तो ये जो एस सिरा है, ये कुंडली के पास वाला सिरा भी इसके भांति, एस की भांति जो है बिहेवियर करने लगता है, मतलब व्यवहार करने लगता है एस की तरह। और आपको पता है कि जब 2 चुंबक आपस में पास लाए जाते हैं और उनका अगर साउथ पोल पास हम लाते हैं, तो क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि वो दूर भागते हैं, और आकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खिंचाव करें, आकर्षित हो। तो अगर यस यस की भांति व्यवहार करेगा तो भाई दूर भागेंगे, और अगर एक यस एक यन होगा, अगर इस प्रकार के व्यवहार करेंगे तो फिर उनमें आकर्षण होगा। तो यहां पर वो कह रहा है कि विरोध करता है, मतलब कि यस की भांति ये भी सिरा व्यवहार करने लगता है, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह नियम फैराडे के ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित होता है, ठीक है। फैराडे का ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फैराडे के नियम के अनुसार ही ये भी आपका वर्क करता है। इसके बाद आता है बायो-सवार्ट का नियम। बायो-सवार्ट नियम को समझने से पहले आपको यहां पर इसको जानना पड़ेगा, थोड़ा ये लॉन्ग टर्म में पूछता है क्वेश्चन। इस तरीके से देखो, यहां पर है कि आपने माना कि कोई एक आपका यक्स वाई क्या है, एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक है जिसमें विद्युत धारा आई क्या है, प्रवाहित है, हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई डीएल, यानी छोटा सा एक अल्पांश हमने यहां पर कोई डीएल ले लिया। अब इसमें देखिएगा, यहां से ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को ही तैयार करना होता है, यही आपका पूरा का पूरा नियम के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। देखना, तो पहला है इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर, इसके कारण आपको इस बिंदु पी पर क्या निकालना है, जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात डीबी का मान ज्ञात करना, और यही होता है आपका यहां पर बायो-सवार्ट का नियम। तो पहला नियम कहता है यहां पर, पहला रूल, चालक में प्रवाहित धारा जो आई है, ये आई किसके अनुक्रमानुपाती होती है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर जो उत्पन्न हो रहा है इसके अनुक्रमानुपाती। तो इस प्रकार से डीबी प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा कह रहा है कि भाई जो इसकी अल्पांश की लंबाई डीएल है, इसकी क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा,
बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या यानी साइन के अनुपाती। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके अनुपाती है। और तीसरा रूल कहता है चौथा कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी r, यहां से लेकर के जो P तक की दूरी r है, इसके भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो क्या है वो है आपकी व्युत्क्रमानुपाती में। तो सारे के सारे अनुक्रमानुपाती में, केवल एक दूरी क्या है व्युत्क्रमानुपाती में है। तो ये बस बटे में रहेगा, बाकी सारे ऊपर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी को मिला के लिख देना है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल टू में तो सारी ऊपर की वैल्यू ऊपर और नीचे वाला केवल एक प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती वाला वैल्यू नीचे। इसको हटाओगे इस साइन को, है ना, तो यहां से आ जाएगा μ0/4 पाई। बस इतना ऐड कर देना है। ये होता है पूरा बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अगला नियम आपका यहां से आता है, देखिएगा, तो स्नेल का नियम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो दो नियम है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्नेल का नियम इसका दूसरा नियम है प्रकाश अपवर्तन का। पहला नियम देखो क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों का पालन करता है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम यही होता है स्नेल का नियम, जो कि स्नेल का नियम मैं आपको बता देता हूं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक नियतांक है। यहां पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तब साइन I बटे साइन R जो कि नियतांक के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम, और काफी सारे बच्चों को पता होगा। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने नियम आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आपको तैयार होंगे पहले से, और अगर नहीं है तो भाई कर लीजिएगा, क्योंकि भाई इनसे प्रश्न बनते हैं बोर्ड में। इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर यहां पर कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रकाश अपवर्तन के बारे में पूरा बताया गया है। प्रकाश अपवर्तन का नियम यहां से काफी क्या है इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब चलिए अगला नियम आता है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के भाई दो नियम है, ठीक है ना, और दोनों को आपको तैयार करना है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या होता है, प्रथम नियम, इसको धारा का नियम भी बोला जाता है, या संधि का नियम भी कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे। कभी कभी जो है एग्जामिनर भ्रमित करने के लिए प्रश्नों को बदल देते हैं कि भाई दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। संधि का नियम पूछे, धारा का नियम पूछे, या प्रथम नियम पूछे, ये आपके किरचॉफ के पहले नियम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें संधि मतलब कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य बताया जाता है इसमें। तो देखो इसको, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि सिग्मा I इक्वल टू 0, यहां पर देखना I1, I2, I3, I4, I5 ये धाराएं हैं। अब इससे जब न्यूमेरिकल पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो देखिएगा जैसे कि I1 है, अब इन एरो को देखना है, जो आपके तीर बने हैं, ये तीर अगर संधि की ओर अंदर की ओर इस केंद्र की ओर आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे धारा को, और अगर दूर बाहर की ओर जैसे I5 है, इसका एरो किधर है, बाहर की ओर है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। जितने भी बाहर की ओर है उन्हें माइनस का, और जो अंदर की ओर है उनको प्लस का। जैसे यहां पर देखो I1, I2, I3 ये सारे पॉजिटिव हैं, अंदर की ओर है। I4 बाहर है, I5 बाहर, तो इसलिए माइनस, यहां पर माइनस। अब इसको माइनस बराबर में 0 है, तो भाई I5 को इधर, I4 को इधर लाओगे तो ये सारे इधर आएंगे, तो प्लस के बन जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से आपका ये पहला नियम यहां पर बनता है। इसके बाद आपको यहां पर आना है द्वितीय नियम, यानी कि दूसरा नियम, जो कि क्या होता है, वोल्टता का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, वोल्टता नियम भी इसको कहा जाता है, किरचॉफ के दूसरे नियम को। इसमें क्या कहता है ये नियम, तो इसका देखो चित्र इस प्रकार से बनेगा, डायग्राम है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी आपको यहां पर दो पास दिए जाएंगे, ये एरो इस प्रकार से घुमाया है ना, तो एक ऊपर वाला बॉक्स और एक नीचे वाला बॉक्स। नियम आपका पहला वाला भी यहां पर वर्क करेगा, और समझना क्या है, तो इसमें यह समझना है कि इसमें जो प्रेरित धारा है और प्रतिरोध है उनके संगत, जैसे I1 के संगत R1 है, इधर देखोगे तो यहां पर I2 के संगत R2 है, और इधर तीसरे में R3 के संगत I1 प्लस I2 है। तो धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल और फिर उसका बीजगणितीय योग आपको करना है, एक मतलब ऊपर वाले बॉक्स में अगर करोगे, और फिर उसका विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। जैसे ऊपर वाले में आओ, पहले बंद पास में
I1 R1 हो गया। अब इधर से चल रहे हो, देखो एरो इधर है ना, इधर से चल रहे हो और ये एरो यहां से ऐसे घुमा है, तो यहां से चल करके आपको पुनः इसी पे जाना, ऊपर वाले बॉक्स में। तो यहां से चलोगे और भी भाई देखो I2 जो है वो आपका पुनः इधर चल रहा है, हमें इधर चलना है और ये I2 अपने आप चल रहा है इधर को, तो धारा क्या होगी, दोनों की दिशा विपरीत ना पड़ गई, एक को इधर जाना है एक को इधर जाना है, तो दोनों लड़ जाएंगे। तो जब विपरीत है तो यहां पर बीच में माइनस आ गया और फिर इसका धारा और संगत प्रतिरोध I2 R2 हो जाएगा और इनका विद्युत भागबल E1 E2 है, तो यहां पर भी इसलिए यहां पर माइनस करेंगे क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए यहां पर माइनस। ये पहले बंद पास के लिए। इसी प्रकार से दूसरे बंद पास में यहां पर भी इसका I2 R2 यहां पर और इधर से चल करके आपको क्या है, ये एरो ऐसे दिखा है ना, तो इधर चलकर इधर जाना, तो देखो इसका एरो भी इधर है, तो यहां से चल के इधर, मतलब कि भाई सही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर प्लस है। फिर इसका धारा और ये संगत प्रतिरोध R3 और केवल विद्युत भागबल यहां पर E2 है, इसलिए यहां पर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा नियम यहां पर वर्क करता है। उम्मीद है ये जितने भी नियम मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको पहले से भी तैयार होंगे, और नहीं है तो ये सारे इसके सारे नियमों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बोर्ड में इनसे प्रश्न पूछे जाने एकदम फिक्स हैं। अच्छे तरीके से आपको ये दिमाग में डाल लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम लोग यहाँ पर और काफी सारे फार्मूले वाला एक वीडियो में लाने वाला हूं जल्दी आपके सामने। इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले हैं उसका क्लास आपको जल्द मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब